हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में अब हम सेकंड टॉपिक हमारा रियल सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं। रियल सीक्वेंस, इसे वास्तविक अनुक्रम कहते हैं। तो सीक्वेंस या फिर रियल सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, एक फलन होता है जो कि नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर्स के सेट पे डिफाइन होता है। हम ये सिंबल यूज़ करेंगे सीक्वेंस के लिए। सीक्वेंस क्या है? रियल सीक्वेंस एक फंक्शन है जो कि n से r में डिफाइंड है, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन या प्रांत है वो तो है नेचुरल नंबर्स का सेट, ये डोमेन है, ठीक है। और को डोमेन सह प्रांत जो होता है वो है रियल नंबर्स का सेट। और n से r में अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस या फिर रियल सीक्वेंस, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, देखो इस तरह से लिखा जाता है सीक्वेंस को। जब मैं सीक्वेंस बोल रही हूँ मेरा मतलब रियल सीक्वेंस से ही है, ठीक है। यहाँ पे n जो है ये नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है और xn रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। और सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम टर्म्स या फिर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस या फिर अनुक्रम के पद। वो इस तरह से डिनोट होते हैं x1, x2, x3, x4 सो ऑन, क्योंकि हमें पता है ना n नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है और नेचुरल नंबर्स के सेट में एलिमेंट कैसे होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो जब n इक्वल्स टू 1 है तो ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म या फिर पहला पद है सीक्वेंस का, x2 सीक्वेंस का सेकेंड टर्म दूसरा पद, x3 सीक्वेंस का थर्ड टर्म तीसरा पद। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस के अंदर हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स या फिर अनंत पद होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस जो है वो हमेशा इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये टर्म्स की वैल्यूज़ जो है ये बराबर हो, लेकिन फिर भी इनको हम डिफरेंट टर्म मानेंगे, अलग पद माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस इस तरह से डिफाइंड है 1, मतलब कि xn इक्वल है 1, ठीक है। तो जब हम इसे खोल के लिखेंगे तो n इक्वल 1 है तब भी इसकी वैल्यू 1 है, n इक्वल 2 है तब भी इसकी वैल्यू 1 है, 3 है तब भी इसकी वैल्यू 1 है, सो ऑन। तो ये सीक्वेंस बना। तो सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स है, उसका हर पद जो है उसका मान 1 है, 1 है हर टर्म की वैल्यू, ठीक है। सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म 1 है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में इसका जो रेंज सेट बन रहा है, रेंज यानी कि परिसर, मतलब को डोमेन में जो रिलेटेड एलिमेंट्स का सेट बनता है, ठीक है, वो फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकता है। तो यहाँ इस सीक्वेंस का रेंज जो है, रेंज ऑफ सीक्वेंस, ये एक सेट होता है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, ठीक है। यहाँ पे रेंज जो है वो ऐसे सेट है x1 x2। सेट में हमें पता है अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसे हम बार बार नहीं लिखते, तो उसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो है 1। तो सीक्वेंस का रेंज सेट जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट कैसे? जैसे मान लो हम एग्जांपल ऐसे ले लें xn और xn इक्वल है n, ठीक है। ये वाला एग्जांपल ले लिया हमने। तो अब सीक्वेंस के टर्म्स क्या होंगे या फिर सीक्वेंस क्या बनेगा? जब n इक्वल 1 है तो फर्स्ट टर्म हो गया 1, जब n इक्वल 2 है तो सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3 4 सो ऑन, ठीक है। ये तो सीक्वेंस बन गया। अब हमें पता चल रहा है क्लियर कि इसके अंदर सारे जो पद हैं वो अलग अलग है, सारी टर्म्स डिफरेंट है, तो इसका जो रेंज सेट होगा वो भी इनफाइनाइट होगा, 1 2 3 4 सो ऑन। तो इस केस में जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वही रेंज सेट बन रहा है, और हमें पता है नेचुरल नंबर का सेट भी तो रियल नंबर्स के सेट का सब सेट होता है। तो ये है अल्टीमेटली नेचुरल नंबर्स बिलोंग तो रियल नंबर्स में करते ही है ना। तो सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, पर उसका जो रेंज सेट है जिसे हम हिंदी में परिसर कहते हैं वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं सीक्वेंस से रिलेटेड। तो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ये सब कैसे लिखेंगे? तो सीक्वेंस के लिए जो पहली डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो है अपर बाउंड की, ऊपरी परिबद्ध। सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड का क्या मतलब है? तो लेट
xn be any सीक्वेंस। ये कोई सीक्वेंस है और जब सीक्वेंस वर्ड लिखा जाता है तभी ये अंडरस्टूड है, क्लियर है कि ये एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। ठीक है, देन एक रियल नंबर है, मान लो k1 बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस xn। ये रियल नंबर k1 सीक्वेंस का अपर बाउंड होगा इफ xn लेस देन इक्वल k1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स, हर एक पद इस रियल नंबर k1 से छोटा या बराबर है तो हम कहेंगे रियल नंबर k1 जो है वो सीक्वेंस का अपर बाउंड है। ठीक है, और इस सिचुएशन में हम कहते हैं सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। यानी कि बाउंड्स की डेफिनेशंस जिस तरह से हमने सेट के लिए पढ़ी थी उसी तरीके से सीक्वेंस के लिए भी बनती है। ये हर एक पद की बात हो रही है ना, जब हम n बिलोंग्स टू n कह रहे हैं मतलब सारे टर्म्स x1 x2 x3 सब k1 से छोटे या बराबर है तो k1 अपर बाउंड होगा और हम कहेंगे एंड सीक्वेंस xn is bounded above। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है लोअर बाउंड। तो वही xn हमारा कोई सीक्वेंस है, be any सीक्वेंस। ठीक है, देन k2 बिलोंग्स टू r, कोई रियल नंबर k2 इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस xn। सीक्वेंस xn का लोअर बाउंड बनेगा ये रियल नंबर k2 इफ k2 इज लेस देन इज इक्वल्स टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स k2 से बड़े हैं तो k2 लोअर बाउंड होगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि सीक्वेंस कैसा है एंड सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। सीक्वेंस हमारा नीचे की तरफ से परिबद्ध है, बाउंडेड बिलो है। ठीक है, और अगर किसी सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो वो सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड सीक्वेंस। तो थर्ड डेफिनेशन बन जाती है बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस के लिए रियल नंबर्स दो ऐसे एग्जिस्ट करें कि एक सीक्वेंस का लोअर बाउंड बन जाए और एक अपर बाउंड बन जाए। ठीक है, इफ k1 k2 बिलोंग्स टू r सच दैट, इस तरह से हैं कि k2 लेस देन इज इक्वल्स टू xn लेस देन इज इक्वल्स टू k1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, then sequence xn is called a bounded sequence। तो हम कहेंगे सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करें, एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मैंने दो एग्जांपल आपको अभी तक दिए सीक्वेंस से रिलेटेड। पहला हमने लिया था xn इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसकी हर टर्म, सीक्वेंस की हर टर्म 1 1 1 है। ठीक है, तो यानी कि इसके सारे टर्म्स 1 के बराबर हैं तो 1 ही इसका लोअर बाउंड है, 1 ही इसका अपर बाउंड है। ठीक है, ना तो इसके कोई टर्म 1 से बड़े और ना ही 1 से छोटे। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इसके लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट 1 से छोटा नंबर भी लोअर बाउंड होगा, 0 लोअर बाउंड है इसका क्योंकि सारे टर्म्स 0 से बड़े हैं। 2 अपर बाउंड है इसका, तो बहुत सारे बाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, तो ये वाला है हमारा बाउंडेड सीक्वेंस। अब जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था आपको, हमारा सीक्वेंस इस तरह से है कि xn इक्वल n है। अब इसके अगर हम टर्म्स की बात करें
तो इसके अंदर टर्म्स कैसे आ रहे हैं 1 2 3 सो ऑन। तो इसके अंदर 1 जो है वो इसका लोअर बाउंड है क्योंकि इसके सारे टर्म्स 1 से बड़े या बराबर है, लेकिन इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाला सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड बिलो है सिंस xn greater than is equals to 1 for all n belongs to n, क्योंकि सीक्वेंस के सारे टर्म्स 1 से बड़े या बराबर है। तो 1 इसका लोअर बाउंड है और सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। ठीक है, अब एक और सीक्वेंस अगर हम लेते हैं, सपोज हमारा सीक्वेंस है 1/n। अब इसके टर्म्स देखो कैसे बनेंगे। इसमें जब n = 1 होगा तो ये 1 आएगा, फिर n = 2 होगा तो ये 1/2, n = 3 होगा तो 1/3, 1/4 सो ऑन। तो देखो हमें क्लियर पता चल रहा है कि वैल्यूज़ जो है ना वो लगातार छोटी होती जा रही है। और n जब टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, जब n हमारा टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो उस सिचुएशन में 1/n टेंड्स टू 0 होगा, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है ये छोटी होते होते ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, ज़ीरो कभी भी नहीं होगी। यानी इस सीक्वेंस के अंदर सारे टर्म्स 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे या बराबर है। एक टर्म 1 के बराबर है ना, तो 0 इसके लिए लोअर बाउंड है और 1 इसके लिए अपर बाउंड है, और ये सीक्वेंस भी बाउंडेड है। ठीक है, हियर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 0 लेस देन xn लेस देन इक्वल 1। 0 से सारे टर्म्स बड़े हैं और 1 से छोटे या बराबर है। इसका मतलब सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो ये बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव के एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड की, यानी कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम की। वो डेफिनेशंस भी बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन होंगी जैसे हमने सेट के लिए डिफाइन की थी। तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम की डेफिनेशन, और हिंदी में इसे हम कहते हैं उच्चक, उच्चक की डेफिनेशन सीक्वेंस के लिए। लेट xn बी एनी रियल सीक्वेंस। xn हमारा कोई रियल सीक्वेंस है, देन कोई रियल नंबर k1 है, इज कॉल्ड, इस रियल नंबर k1 को हम कहेंगे सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस xn। इसे सीक्वेंस का सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे इफ 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला तो है xn लेस देन इज इक्वल्स टू k1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब कि k1 से सीक्वेंस के सारे टर्म्स छोटे या बराबर है, यानी कि k1 अपर बाउंड बने, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड बनाना है तो अपर बाउंड तो बनना चाहिए ना। तो पहले तो k1 अपर बाउंड बने। दूसरा क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट k1 डैश बिलोंग्स टू r such that xn less than is equals to k1 dash for all n belongs to n। अगर कोई और रियल नंबर k1 डैश ऐसा एग्जिस्ट करता है कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स k1 डैश से छोटे हैं, यानी कि k1 डैश जो है वो भी सीक्वेंस का अपर बाउंड अगर बने, k1 सीक्वेंस का अपर बाउंड है और अगर k1 डैश भी सीक्वेंस का अपर बाउंड बने, देन k1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू k1 डैश। तो k1 जो है ना वो इन दोनों अपर बाउंड्स में से छोटा होना चाहिए, तब उस सिचुएशन में k1 होगा लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। ठीक है, तो ये सुप्रीमम की डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल जो हमने लिया था ना, अगर हमारा सीक्वेंस ये है 1/n वाला, तो हमने देखा था इसके टर्म्स कैसे बनते हैं, सीक्वेंस के कैसे बनते हैं, 1, 1/2, 1/3 सो ऑन। सॉरी, सीक्वेंस का सिंबल यूज़ करना होगा, सो ऑन। तो हमने देखा था कि इसके सारे टर्म्स 1 से छोटे हैं, तो 1 इसका अपर बाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे समझो, अगर इसके सारे टर्म्स 1 से छोटे हैं तो 1.5 से
यानी कि 1.5 से, 1.6 से, 2 से, 3 से, इन सारे रियल नंबर से भी इसके टर्म्स छोटे हैं। तो ये सारे के सारे रियल नंबर 1, 2, 3 या फिर 1.5, 1.6, 1.4, 1.3, ये सारे के सारे इस सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड है। और इन अपर बाउंड्स में सबसे छोटा 1 है, तो 1 इसका लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस में सुप्रीमम क्या है? सुप्रीमम ऑफ एक्स एन इज 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा अपर बाउंड है। अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा है उसे हम लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम कहते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर जिसे हम कहते हैं इन्फीमम। सीक्वेंस के लिए इन्फीमम की डेफिनेशन। ठीक है, तो वही हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं। लेट एक्स एन बी एनी रियल सीक्वेंस। हमने कोई रियल सीक्वेंस ले लिया, देन कोई रियल नंबर k2 बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस इफ। सीक्वेंस का इन्फीमम बनेगा ये अगर दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखो, एक तो ये हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बना रहे हैं, तो ये लोअर बाउंड बनना चाहिए, तो k2 लोअर बाउंड होना चाहिए। लोअर बाउंड मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म्स इससे बड़े या बराबर। ठीक है, तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k2। k2 से सारे एलिमेंट नहीं, सारे टर्म सीक्वेंस के बड़े या बराबर है, तो k2 इसका लोअर बाउंड है। ओके, दूसरा कंडीशन क्या बनेगी? इफ देयर एग्जिस्ट k2 डैश बिलोंग्स टू r। अगर एक और रियल नंबर k2 डैश ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल k2 डैश फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कि k2 डैश भी सीक्वेंस का लोअर बाउंड है। k2 डैश से भी सीक्वेंस के सारे टर्म्स बड़े या बराबर है, यानी कि k2 भी लोअर बाउंड, k2 डैश भी लोअर बाउंड। तो उस सिचुएशन में देन k2 जो है वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा k2 डैश के, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? k2 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। ठीक है, तो अब यही सेम एग्जांपल जो हमने इन सुप्रीमम में लिया था, वही अगर हम लें तो क्या था वो एग्जांपल? एक्स एन इक्वल्स टू हमने 1/n लिया था। इसके टर्म्स कैसे बन रहे थे? 1, 1/2, 1/3 सो ऑन। तो हमने देखा कि इसके सारे टर्म्स जो है वो छोटे होते होते ज़ीरो को अप्रोच करें, क्योंकि जैसे n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा ये टर्म्स ज़ीरो को अप्रोच करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके सारे टर्म्स ज़ीरो से बड़े हैं, है ना? तो ज़ीरो इसका लोअर बाउंड है, सारे टर्म्स ज़ीरो से बड़े हैं। अब देखो, अगर ज़ीरो से छोटा मतलब कोई भी नेगेटिव रियल नंबर लोगे, -1, -2, -0.5, तो सारे के सारे टर्म्स उनसे भी तो बड़े हैं ना, तो वो सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। ठीक है, मतलब इस जो ये हमारा जो सीक्वेंस है इसके लिए लोअर बाउंड्स क्या क्या बन सकते हैं? 0 लोअर बाउंड है, -1 है, -2 है, -0.5 है, ये सारे के सारे लोअर बाउंड है। राइट, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 0 सबसे बड़ा है ना, तो 0 होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस सीक्वेंस के लिए इन्फीमम क्या है? 0। तो जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है उसे हम इन्फीमम कहते हैं, और जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसे हम सुप्रीमम कहते हैं। अब आगे है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखो, सीक्वेंस जो है वो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगे या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होंगे, या फिर हो सकता है कांस्टेंट हो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना 1 वाला, या फिर कई बार ऑस्किलेटिंग भी होते हैं सीक्वेंसेस। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस से हमारा क्या मतलब है? लेट एक्स एन बी एनी रियल सीक्वेंस। ये कोई रियल सीक्वेंस है इफ एक्स एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एक्स एन फॉर ऑल एन। ठीक है, अगर एक्स एन प्लस 1 हमेशा एक्स एन से बड़ा या बराबर है,
n की हर एक वैल्यू के लिए, तो हम कहेंगे सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो जो n से nth टर्म है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना। जैसे समझो यहाँ पे n इक्वल्स टू अगर हम 1 लेते हैं तो ये बनेगा x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x1, और हमें पता है 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। और जब हम n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो ये बनेगा x3 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू x2, 3 2 से बड़ा है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो टर्म्स जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इस तरह से बन रहा है, x1 से x2 बड़ा है, x2 से x3 बड़ा या बराबर भी, बराबर की कंडीशन भी इंक्लूड होती है। जब सीक्वेंस इस तरह से होता है ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ये n की वैल्यूज बढ़ रही है, उसी उसी हिसाब से टर्म्स भी बड़ी होती जा रही है। x1 से x2 बड़ा है, x2 से x3 बड़ा है, सो ऑन। तो हम कहेंगे सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। इफ xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन sequence is called monotonically increasing सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिया था ना, अगर हमारा सीक्वेंस ये वाला है xn इक्वल्स टू n, तो इसमें देखो टर्म्स कैसी होंगी इस सीक्वेंस की, 1 2 3 4 सो ऑन। तो टर्म्स बढ़ रही है ना, n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ टर्म्स बढ़ रही है, मतलब ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब पढ़ते हैं हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के साथ एक और टर्म मैं ऐड करती हूँ। देखो यहाँ हमने क्या लिखा है, एक्स एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एक्स एन, मतलब टर्म्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और बराबर भी हो सकती है। जैसे मैंने क्या लिखा, x1 से बड़ा या बराबर है x2, x2 से बड़ा या बराबर है x3। जब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आ जाता है ना, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अभी तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, ठीक है, और फिर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब अगली डेफिनेशन है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। लेट xn बी एनी रियल सीक्वेंस, ये कोई रियल सीक्वेंस है, ठीक है। इफ xn प्लस 1 लेस देन इज इक्वल्स टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, n की वैल्यू तो नेचुरल नंबर्स के सेट में बढ़ती है, हमें पता है 1 2 3 सो ऑन। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सीक्वेंस के टर्म्स छोटे होते जा रहे हैं। xn प्लस 1 जो है वो xn से छोटा या बराबर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। जैसे जैसे n बढ़ रहा है, टर्म्स जो है वो छोटी होती जा रही है, ठीक है। यानी कि x1 जो है उससे x2 छोटा या बराबर होगा, फिर x3 छोटा या बराबर होगा, x4 छोटा या बराबर होगा। तो देखो 1 2 3 ये तो बढ़ रहे हैं, और ये तो बढ़ रहे हैं, और ये इस तरफ मतलब डिक्रीज हो रहे हैं। x1 x2 x3 का छोटी होती जा रही है ना वैल्यूज, तो इस तरह के सीक्वेंस को कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। देन सीक्वेंस xn is called monotonically डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहेंगे। अच्छा, जैसे मैंने वहाँ पे ऐड किया था ना कि ग्रेटर देन इक्वल की जगह सिर्फ ग्रेटर आ जाए, वैसे यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन है ना, सिर्फ लेस देन आ जाए तो वो सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इक्वल नहीं आ रहा, सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हम ये वाला सीक्वेंस लें 1/n वाला, तो इसकी टर्म्स कैसे बनेंगी,
1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन। तो टर्म्स छोटी होती जा रही है ना, n तो बढ़ रहा है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, n तो बढ़ रहा है, लेकिन टर्म्स छोटी होती जा रही है। 1 से छोटा 1/2, 1/2 से छोटा 1/3, 1/3 से छोटा 1/4। ठीक है, तो टर्म्स छोटी होती जा रही है। तो ये वाला सीक्वेंस कैसा है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि कोई भी टर्म दूसरे के बराबर नहीं है ना, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम मोनोटोनिकली कह सकते हैं, क्योंकि मोनोटोनिकली में दोनों चीज़ें आती है, लेस देन भी और इक्वल भी। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस है। अगले वीडियो में हम लिमिट पॉइंट, लिमिट, कन्वर्जेंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।